नमस्कार। जब हम 1857 के महाविद्रोह की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि सब कुछ मानो अचानक शुरू हो गया। लेकिन सच तो ये है कि इस बड़ी क्रांति की जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी। आज हम बात करेंगे बंगाल के उन्हीं शुरुआती किसान विद्रोहों की जो असल में 1857 के महासंग्राम की पहली चिंगारियां थीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह को समझेंगे, फिर नारकेल बेरिया विद्रोह और उसके बाद पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इन सबका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है ना, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति रातों रात नहीं होती, उसकी जड़ें हमेशा इतिहास में बहुत गहरी होती हैं। तो चलिए 1857 से भी पहले बंगाल की जमीन पर जो विद्रोह की पहली आवाजें उठी थीं, आज उन्हें सुनते हैं और पता लगाते हैं कि वो कौन थी। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है सन्यासी विद्रोह। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये तपस्वियों, किसानों और फकीरों का एक साथ मिलकर किया गया एक संगठित प्रतिरोध था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये 1763 से 1820 तक, मतलब लगभग आधी सदी तक चला और इसका असर ढाका, रंगपुर और मयमनसिंह जैसे बड़े इलाकों में था। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसका नेतृत्व। मंजू शाह और भवानी पाठक के साथ साथ देवी चौधुरानी जैसी एक शक्तिशाली महिला नेता का होना उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बात थी। अच्छा, तो ये विद्रोह की आग भड़की क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो था धार्मिक मामलों में दखलंदाजी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की तीर्थयात्राओं पर रोक लगा दी, जो लोगों की आस्था पर सीधा हमला था। फिर दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण था 1770 का वो भयानक अकाल, जिसे कंपनी की शोषण करने वाली नीतियों ने और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। बस इसी दोहरी मार ने किसानों और कारीगरों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ये विद्रोह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी हिंदू मुस्लिम एकता, जो वॉरेन हेस्टिंग्स की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। विद्रोहियों ने सीधे ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, अंग्रेजी फैक्ट्रियों को लूटा, उनके खजाने और हथियार छीन लिए, और इस लड़ाई में उन्हें फकीरों और घुमंतू भिक्षुओं का भी पूरा समर्थन मिला, जिससे ये एक जन आंदोलन बन गया। और जानते हैं, इस विद्रोह की गूंज सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही नहीं रही, बल्कि साहित्य में भी अमर हो गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो मशहूर उपन्यास है आनंद मठ, वो इसी विद्रोह पर आधारित है। और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी हमें वहीं से मिला है। सोचिए, आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा प्रतीक इसी विद्रोह की कोख से जन्मा था। चलिए अब बंगाल के एक और विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी क्या थी। हम बात कर रहे हैं नारकेल बेरिया विद्रोह की, जिसे एक बहुत ही करिश्माई नेता टीटू मीर ने लीड किया था। ये विद्रोह 1782 से 1831 तक चला और इसका मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल था। इसके सबसे प्रमुख और प्रेरणा देने वाले नेता थे मीर निथार अली, जिन्हें इतिहास में टीटू मीर के नाम से बेहतर जाना जाता है। इस विद्रोह की चिंगारी एक बहुत ही अनोखे कारण से भड़की थी, दाढ़ी कर। ये एक अपमानजनक टैक्स था जो कुछ जमींदारों ने फराइजी संप्रदाय के लोगों पर लगाया था। और जब इस धार्मिक उत्पीड़न में ब्रिटिश नील बागान मालिकों का क्रूर आर्थिक शोषण भी आकर मिल गया, तो इसने एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दिया जिसका फटना तय था। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। ये शोषण करने वाले जमींदारों और अत्याचारी ब्रिटिश बागान मालिकों दोनों के खिलाफ एक खुला सशस्त्र संघर्ष था। टीटू मीर और उनके साथियों ने अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाए थे। हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी है पागलपंथी विद्रोह। इसके नाम से धोखा मत खाइएगा, ये आंदोलन किसी भी तरह से पागल नहीं था, बल्कि ये किसानों के हक की एक बहुत ही गंभीर लड़ाई थी। ये आंदोलन 1825 से 1833 तक बंगाल में सक्रिय रहा। इसका नेतृत्व पहले करम शाह और बाद में उनके बेटे टीपू शाह ने किया। ये एक अर्ध धार्मिक आंदोलन था जिसकी जड़ें पूरी तरह से किसानों की समस्याओं में थीं। इस विद्रोह की जड़ें पूरी तरह से जमीन से जुड़ी थीं। ये किसानों का जमींदारों के कभी न खत्म होने वाले उत्पीड़न और कमर तोड़ देने वाले लगान के खिलाफ एक सीधा संघर्ष था। पागलपंथियों ने सिर्फ अर्जियां नहीं दी, बल्कि जमींदारों और उनका साथ दे रही कंपनी के सेनाओं से सीधी टक्कर ली। इस विद्रोह का अंत मिला जुला रहा। एक तरफ अंग्रेजों ने 1833 में नेता टीपू शाह को पकड़कर आंदोलन को दबा दिया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को किसानों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और लगान कम करने जैसी कुछ मांगे माननी पड़ी।
ये दिखाता है कि संगठित होकर किया गया प्रतिरोध पूरी तरह से बेकार नहीं जाता। ठीक है, हमने तीनों विद्रोहों को अलग अलग समझ लिया है। अब इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ताकि प्रतिरोध के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ये विश्लेषण परीक्षा में उत्तर लिखने के लिहाज से भी बहुत उपयोगी हो सकता है। ये टेबल इन तीनों विद्रोहों के डीएनए को समझने में हमारी मदद करती है। हम देख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह की वजह धार्मिक और आर्थिक थी और नेतृत्व सामूहिक था। वहीं नारकेलबेरिया विद्रोह एक करिश्माई नेता के पीछे खड़ा हुआ और पागलपंथी विद्रोह पूरी तरह से आर्थिक शोषण पर केंद्रित था। लेकिन इन अलग अलग चेहरों के पीछे एक ही भावना थी, ब्रिटिश राज और उसके सहयोगी जमींदारों के खिलाफ आम आदमी का बढ़ता हुआ गुस्सा। तो इन सभी विद्रोहों से हमें क्या सीख मिलती है? इनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है? किसी भी उत्तर का निष्कर्ष बहुत मायने रखता है। निष्कर्ष ये है कि इन विद्रोहों को केवल स्थानीय घटनाएं मान लेना एक भूल होगी। ये विद्रोह असल में औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भारत के लंबे प्रतिरोध की पहली चिंगारियां थी। ये इस बात का ऐलान थे कि बंगाल का आम इंसान अब चुपचाप जुल्म सहने को तैयार नहीं था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये विद्रोह सिर्फ कुछ स्थानीय घटनाएं थीं या ये वास्तव में भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई के वो शुरुआती अध्याय थे जिन्हें पढ़े बिना पूरी कहानी समझी नहीं जा सकती? इस पर सोचिएगा जरूर।